Assalamu alaikum. Today we are going to start dynamic programming. Let's first discuss the concept of dynamic programming. Dynamic programming is not a programming technique, but in fact it is actually a design paradigm. So how it works, it actually identifies smaller subproblems in your original problem, and then it computes solutions of larger subproblems using the solutions of the smaller subproblems. And after solving all the subproblems, it computes the final solution. Final solution is just the answer to the biggest subproblem. So here is a little comparison between dynamic programming and divide and conquer. Divide and conquer भी सब problems को solve कर रहा होता है और उससे आपका जो final solution है उसको construct कर रहा होता है और dynamic programming भी यही करती है. So both partition a problem into smaller subproblems and build solution of larger problems from solutions of smaller problems. But in divide and conquer, we work top down. We know exact smaller problems that need to be solved to solve our larger problem. In dynamic programming, we usually work bottom up. Top down भी कर सकते हैं, लेकिन bottom up is more efficient most of the time. And then we solve all smaller size problems and build larger problem solutions from them. In dynamic programming, many large subproblems reuse solution to the same smaller subproblem. And dynamic programming is used for optimization problems. जैसे हम greedy algorithms भी optimization problems के लिए use कर रहे थे. और optimization problems में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास काफ़ी सारे solutions होते हैं जो feasible solution होते हैं और हमें उनमें से best one चाहिए होता है जो कि हमारा optimal solution होता है. So अच्छा, ये जो हमने यहाँ पे ये पॉइंट डिस्कस किया है, मैनी लार्ज सब प्रॉब्लम्स रीयूज सॉल्यूशन टू द सेम स्मॉलर सब प्रॉब्लम, इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे. सो डायनामिक प्रोग्रामिंग आप किन प्रॉब्लम्स पे अप्लाई कर सकते हैं? एक तो ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के लिए आपने यूज़ करना है, लेकिन आपने जिन प्रॉब्लम्स के ऊपर डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्लाई करनी है, दे शुड सेटिस्फाई टू प्रॉपर्टीज. वन इज ओवरलैपिंग सब स्ट्रक्चर्स. सो डिवाइड एंड कॉन्कर जब हम यूज़ करते हैं तो हमारी सब प्रॉब्लम्स डिसजॉइंट होती हैं. अगर आप मर्ज सॉर्ट का ट्री देखें या क्विक सॉर्ट का ट्री देखें, जब हमने इनके डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम्स किए थे तो हमने इनका ड्राई रन किया था, उसमें हमने एक ट्री कंस्ट्रक्ट किया था. उसमें जो इंडिसेस थे जिनके ऊपर हमारी स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स कंस्ट्रक्ट हो रही थी, वो इंडिसेस ओवरलैप नहीं कर रहे थे. ठीक है, तो ये आप उस लेक्चर में से देख सकते हैं इन ट्रीज को. सो डिवाइड एंड कॉन्कर इज यूज्ड व्हेन सब प्रॉब्लम्स आर डिसजॉइंट. ऑन द अदर हैंड डायनामिक प्रोग्रामिंग इज यूज्ड व्हेन द सब प्रॉब्लम्स आर ओवरलैपिंग. इसकी हम आगे एग्जांपल देखेंगे कि ये ओवरलैप किस तरह से कर रही होती हैं. और डिवाइड एंड कॉन्कर में मोस्टली रिकरियन यूज़ हो रही होती है और रिकरियन कैलकुलेट कर रही होती है सॉल्यूशंस ऑफ ऑल द सब प्रॉब्लम्स. और जब आप रिकरियन यूज़ कर रहे हो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स के केस में, तो इट कंप्यूट सॉल्यूशंस ऑफ द ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स अगेन एंड अगेन, इसलिए इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है. और डायनामिक प्रोग्रामिंग कॉस्ट को कैसे कट डाउन करती है कि इट कैलकुलेट्स सॉल्यूशंस ऑफ ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स ओनली वंस एंड सेव देम फॉर लेटर यूज़. So dynamic programming uses pre-computed solutions of the overlapping subproblems instead of computing them again and again. और जो सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास, जो बल्कि ये आपके पास एग्जांपल है ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स की. सो दिस फिगर शोज द रिकरियन ट्री ऑफ द रिकर्सिव एल्गोरिथम टू सॉल्व फिबोनाची नंबर्स. ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया था. सो फिबोनाची नंबर्स का जो रिकर्सिव एल्गोरिथम है, ये उसका रिकरियन ट्री हमने ड्रॉ किया है फॉर एफ ऑफ 6. सो टू फाइंड द 6th फिबोनाची नंबर. जब आप इस ट्री को एक्सपैंड करते हैं तो इसमें दो रिकरियन कॉल्स होती हैं, एक एफ ऑफ 5 के लिए, एक एफ ऑफ 4 के लिए. ठीक है, फिर उसके अंदर मजीद रिकर्सिव कॉल्स होती हैं. ऐसे आपके पास ये पूरा ट्री कंस्ट्रक्ट होता है. अब अगर आप इस ट्री को ऑब्जर्व करें तो इसके अंदर पूरे के पूरे सब ट्रीज रिपीट हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल ये जो एफ ऑफ 4 है, ये इस एफ ऑफ 5 के अंदर पूरा का पूरा यहाँ भी आ रहा है, और जो आपका रिकर्सिव एल्गोरिदम है वो इसको यहाँ पे भी कैलकुलेट करेगा और इधर भी कैलकुलेट करेगा. सो ये ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स हैं
जो कि आपका रिकर्सिव सॉल्यूशन बार बार कंप्यूट करेगा, लेकिन डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या करती है कि इन ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स को सिर्फ एक दफ़ा सॉल्व करती है और सेव कर लेती है. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स. अच्छा, अब ये जो हम अपने सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को सेव करते हैं, इसको मेमोराइजेशन कहते हैं, बिकॉज आप उसको रिमेंबर कर रहे होते हैं, मेमोरी में रख रहे होते हैं उसको. सो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी. आप ऐसी प्रॉब्लम्स के ऊपर डायनामिक प्रोग्रामिंग यूज करेंगे विच हैव ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर. ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर क्या होता है, ये हम ग्रिडी एल्गोरिथम्स में भी काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं. सो ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम कंटेन्स इन इट द ऑप्टिमल सॉल्यूशंस ऑफ द सब प्रॉब्लम्स. या आप ये कह सकते हैं कि जो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो आपने कंस्ट्रक्ट किया होता है बाय कंबाइनिंग ऑप्टिमल सॉल्यूशंस ऑफ इट्स सब प्रॉब्लम्स. ठीक है. सो अगर तो ऐसे हो सकता है कि आप ऑप्टिमल सब प्रॉब्लम्स के ऑप्टिमल सॉल्यूशंस को कंबाइन करके अपनी पूरी प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन जनरेट कर सकते हैं अगर, तो हम कहेंगे कि सच अ प्रॉब्लम हैज़ ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी. सो दीज आर 4 स्टेप्स ऑफ डीपी. सो आपके पास जब भी आपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा तो आपने ये 4 स्टेप्स फॉलो करने होंगे. So the first step is characterize the structure of an optimal solution. ये बेसिकली ये है कि आपने ऑप्टिमल सा स्ट्रक्चर देखना होता है पहले अपनी प्रॉब्लम के अंदर. यानी आपने ये चीज़ इंश्योर करनी होती है कि उसमें जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बाय कंबाइनिंग ऑप्टिमल सॉल्यूशंस ऑफ द सब प्रॉब्लम्स. Then you have to recursively define the value of an optimal solution. अब इसमें आपने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला देना होता है, एक इक्वेशन बनानी होती है जो सारा क्रक्स है एक्चुअली डायनामिक प्रोग्रामिंग का. ये एक्चुअली रिकरियन नहीं होती, ये आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना. ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है रिकर्सिवली डिफाइन द वैल्यू, हम इसको बोलते हैं रिकर्सिव डेफिनेशन या रिकर्सिव फॉर्मूला कह सकते हैं आप, लेकिन ये एक्चुअली रिकरियन नहीं होती. ठीक है. आपने एक इक्वेशन बनानी होती है अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैलकुलेट करने की. थर्ड स्टेप में यू हैव टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन typically in a bottom up fashion because bottom up fashion is more efficient and less time consuming as well. So वैल्यू क्या होती है ऑप्टिमल सॉल्यूशन की? जब हम मैक्सिमम सम सब एरे की बात कर रहे थे तो मैक्सिमम सब एरे प्रॉब्लम क्या थी कि आपने आपके पास एक एरे थी, वन डायमेंशनल एरे, और आपने उसमें से एक कंटिग्यूअस सब एरे ढूंढनी होती थी जो आपको मैक्सिमम सम प्रोवाइड कर रही होती थी. जो वो सम वैल्यू होती थी वो आपकी वैल्यू ऑफ द ऑप्टिमल सॉल्यूशन थी. ठीक है. और जो एक्चुअल ऑप्टिमल सॉल्यूशन था वो क्या था कि वो सब एरे यानी उसका स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स. सो एक आपके पास वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन विच वाज सम इन द केस ऑफ मैक्स सम प्रॉब्लम, मैक्स सब एरे प्रॉब्लम, और एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है जो कि आपको एक्चुअली वो सॉल्यूशन बता रहा होता है कि आपने किन एलिमेंट्स को ऐड करके ऑप्टिमल वैल्यू निकालनी है. सो दिस इज द फोर्थ स्टेप, कंस्ट्रक्ट एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन फ्रॉम कंप्यूटेड इंफॉर्मेशन.